बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं। मुझे कहते हैं जी सादिया। हाजिर हूँ भाई एक नए मेहमान के साथ और एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के जो हमारा मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनको किसी तारुफ की जरूरत तो नहीं है, उनका नाम ही उनका तारुफ है। अगर मैं उनके बारे में ये बोलूं कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दलील के साथ बात करना कोई उनसे सीखे, तो हमारे साथ मौजूद है जी और साहिल अदीम। उनके साथ और उनके साथ इतने कामयाबियां और जो राज जुड़े हैं वो हम उन्हीं से ही मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी आसानियों में रखे। आप कैसी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमारे लिए, थैंक यू, यूके की ऑडियंस के लिए आज आपका हमारे शो में आना बहुत मायने रखता है। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट मींस अ लॉट टू मी एज वेल। तो आज हमारे शो में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद हैं, तो मैं उनका भी तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान है हमारी मिसेस नसीम राव। होम मेकर हैं, टीचर हैं, कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी उन्होंने लीड यूनिवर्सिटी से की है। तो अस्सलाम वालेकुम मिसेस राव, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक थैंक यू यू। सो मच, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आज आपका हमारे शो में आना हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू, माय प्लेजर। अच्छा जी, उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी ओमिनिया करीम, यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग में जी फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रही हैं और दुआ इंस्टीट्यूट यूके की भी मेंबर हैं। तो वेलकम टू द शो ओमिनिया, कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। बहुत शुक्रिया। तो जी आज का जो शो है बहुत खास होने वाला है। आज हमारे साथ साहिल अदीम मौजूद हैं और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जी आप हमसे बात कर सकते हैं कमेंट के जरिए। जितनी भी ऑडियंस है, अगर आपके माइंड में किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मोस्ट वेलकम है, ये आपका शो है। तो सबसे पहले जी हम अपने मेहमानी हुसूसी साहिल अदीम सर आपसे बात करते हैं। आपके लेक्चर्स में हमेशा जी हमने रिलीजन का एलिमेंट बहुत देखा है। तो आप खुद भी माशाल्लाह यंग है अभी, तो कैसे आपको लगा कि हमारी यूथ को दुनियावी ट्रेनिंग के साथ हमें आखिरत की तरफ भी उनको थोड़ी सी कैंपेन चलानी चाहिए या उनको इस तहरीक की तरफ लेके जाना चाहिए? ये सोच कैसे आई आपके दिल में? कैसे आई? एक्चुअली जब यूनिवर्सिटी टूर्स के ऊपर, स्पेशली कॉलेज एंड स्कूल्स के साथ जब मैं मुंसलिक हुआ, दैट्स व्हेन आई एक्चुअली, सोच तो हर एक के अंदर होती है कि क्यों दुनिया में आए हैं, क्या मकसद है। ये तो आपको, मेरे अंदर की आवाजें हैं, वो तो आती रहती हैं। बट जब मैंने स्कूल में और कॉलेजेस में पाकिस्तान की तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज का टूर किया फॉर द सेक ऑफ यूथ लीडरशिप का प्रोग्राम मैं कर रहा था उस वक्त, तो मुझे ये बात मतलब इट वाज अ शॉकर फॉर मी कि बच्चा बच्चा एक ही मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था। उनकी फैसिनेशन, उनके हीरोज, उनकी मतलब दीज पीपल, ऑल ऑफ दीज किड्स, आवर किड्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड कि उनका दुनिया में सिर्फ एक ही काम है और वो है बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भरना, बस। जी दिस वाज सच एन अमेजिंग स्टडी दैट आई वेंट थ्रू। मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, एक एक यूनिवर्सिटी, मतलब आई डोंट थिंक, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज में तो जैसे यूईटीज हैं या ये इस्लामाबाद के जो स्पेसिफिकली रीजन की यूनिवर्सिटीज हैं, उधर तो मैं 8 8 10 10 दफा गया हूँ, अलग अलग फैकल्टीज की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर मुझे मौका मिला, बार बार इन्वाइट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट टूर। और एक ही एक ही मसला मुझे नजर आ रहा था कि किड्स आर बीइंग डिजाइंड टू बिकम ग्रीडी फॉर जस्ट वन थिंग, कि मुझे मुझे ये जो दुनिया का हुसूल है ना, उसको उन्होंने मोनेटाइज करके अपने जी अपने विजन बोर्ड के अंदर लिख दिया हुआ था। हर चीज की डॉलर वैल्यू लगा के, इवन जी जी अपने आप की भी डॉलर वैल्यू लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी फिर जी ऑफ कोर्स आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मुझे तो पता था कि कैपिटलिज्म का एक खास समर तो हमने कभी ना कभी तो फल काटना है। मगर मुझे नहीं जी पता जी था कि अपनी ही जनरेशन में मुझे ये देखने को मिलेगा कि ये जो है ना, ये फल पक गया और बड़े बुरी तरीके से इसमें जी इसके जी अभी इसके समर नजर आएंगे। सो दैट्स व्हाई आई जंप्ड इनटू द कैंपेन ऑफ, और उसकी नस भी मैंने पकड़ ली थी। अपने आप को मोटिवेट करने के पीछे सक्सेस की जो रॉन्ग डेफिनेशन अम्मा और अब्बा ने रखी हुई थी, और उसको बहाने को तड़का लगाने के लिए करंट मोटिवेशनल स्पीकर्स की भरमार, दुनिया वाले, पाकिस्तान में भी, स्पेशली पाकिस्तान में भी, जी मगर दुनिया पूरी के जो इस वक्त के
जो ड्राइवर्स थे ना, इसको मोटिवेशनल ड्राइवर्स कहते हैं, वो ड्राइविंग जी सीट के ऊपर वो लोग बैठे हुए थे कि जो खुद बाय डिजाइन वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे। और वो लिखा हुआ तो खैर कैपिटलिज्म का पहले से है, मगर वो जी वही जी स्क्रिप्ट दोहराई जा रहे थे अलग अलग वर्जन्स के अंदर, वही कहानियां सुनाते थे कि किस तरीके से सक्सेस को डिफाइन करना है, और सक्सेस को डिफाइन उन्होंने डॉलर वैल्यू में किया हुआ। जी सो जी दिस वाज समथिंग व्हिच वाज द बिग कंसर्न। मुझे याद है वो दिन जब मैं सीएसएस की एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, जी जी और तकरीबन 600-700 बच्चे लड़कियां लड़के बैठे हुए थे ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए, बस एक कदम दूर। तो और गए भी, आप तो खैर ब्यूरोक्रेसी में ही है, मेरी मुलाकात भी रहती है उनसे। और उस वक्त उन्होंने पुलिस का इंतखाब, कस्टम्स का इंतखाब, द डीएमजी ग्रुप, द प्राइमरी मोटिवेटर फॉर एवरी चाइल्ड, एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली जी बता रहे हैं, बरमला होके, बेशर्म होके बता रहे हैं कि हमने पैसे बनाने हैं, इसलिए हमने दुनिया को फतह करना है। और मैं सोच रहा था कि पुलिस वाले की तो इतनी तनख्वाह नहीं होती, ये निजाम कब से बदला है सोच का। तो जी बच्चों के पास टोटल हुए हुए हैं कि एक एएसपी, फिर डीएसपी, जी जी और आईजी और डीआईजी, ये कितने पैसे बटोर सकते हैं अवाम से, अदर देन दे, आई मीन दे हैड ऑल द मैथ्स डन, जी जी ऑल द मैथ्स वाज डन। मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स इस तरह की बीमारियों में हो, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज एक क्रेज है पाकिस्तान में इंजीनियर और डॉक्टर का कि वो पैसे ही बनाएंगे। अम्मा जी अब्बा जी ने, जो पिछली जनरेशन है ना, जो पिछली 2 जनरेशन गुजरी हैं, ये अयूब खान के दौर में जो यूथ में थे और उसके फौरन बाद जो जी जी 70s में कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं, दे हाँ डिड जी नॉट होल्ड द फोर्ट, दैट्स व्हाट आई बिलीव, दे नेवर हेल्ड द फोर्ट। जी जी और उनके दौर में जिस तरीके की पेडेस्टल सेटिंग की गई थी, उसी का समर है कि जो अब सोच इतनी कमजोर हुई, इतनी कमजोर है जी कि मतलब you name any boys or girls fascination, you try to plot it on a graph, you'll find out that whatever they want to achieve is जी जी only because that pedestal is filled up with dollars and subscribers and fame and fortune is the only two things that the human being wants. तो ये इतना बड़ा सैलाब मैंने ना बच्चों में पहली दफा देखा था। मतलब होता है एक खास नीश के अंदर आ जाती है बीमारी, इंडस्ट्री के अंदर होती है, कॉर्पोरेट के अंदर होती है, मगर जी जी स्कूल के बच्चे पैसे नाप के बैठे हुए हैं। मतलब 8th 9th ग्रेडर्स, ओ लेवल्स, ए लेवल्स के बच्चे, दे आर डूइंग द मैथ ऑन लाइफ, they're जी doing the math on life, and in terms of you know dollars and euros. This is how we have actually become parents. तो जी कसूर तो माँ बाप का है ना। ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर वायरल नहीं होता जब तक कि उसकी डिमांड ना हो। तो वो जी पैसे बनाने की और गलत सक्सेस की जो डेफिनेशन है ना, उसको घर से बनाया जाता है, और बाहर से बहाना अंदाजी के लिए वैलिडेशन मिलती है इस तरह के spokes people who have the loudspeaker in their hands, and they're just re-verifying यस सर the the data given by their parents. तो बस इस वजह से मैं फिर I had to flip the change the era of thought. First step, flip the prism, look at कि किस तरीके से देखें, तस्वीर तो सीधी करें पहले, हाँ जी फिर बेशक करना है जो करें। तो this is what my basic motivator was. I remember that day specifically when I came home to office and I said, ये सारी slides delete करो, we gotta redo the whole map. And this was after, right during my university tour of Pakistan, लेकिन सर 2018-17. जी जैसे कि जब मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला, ठीक है, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, तो उसके बाद इतना जब एक स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ चल रही होती है, तो एक नई नई सोच लेके आना, एक नए अपने आप को उस चीज़ को डिसमिस करना, कितना मुश्किल था, ये चैलेंज था आपके लिए, और फिर अपनी पहचान बनाना, और फिर लोगों को अपने सोच के साथ लेके चलना मुश्किल नहीं था? वेल, मुझे तो पता था कि ये मतलब एक बंदे का काम नहीं है, तो मैंने तो कभी भी ये सोचा ही नहीं कि आई एम गोना अचीव सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री और एनीथिंग। हुँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता पहली वीडियो वायरल कब हुई थी मेरी, मुझे नहीं पता कि यूथ, अभी भी मैं इस्लामाबाद लाहौर में बैठा होता हूँ, खाना खा रहा होता हूँ बाहर, या कहीं वॉक पे भी होता हूँ, या इवन गेट स्पॉटेड इन डार्कर एरियाज जहाँ पे दोस्त यार अलग से मुझे रखते हैं कि यार फिर वो बच्चे आ जाएंगे, ऑल जी, द जी, 20 year olds कम टू मी, 20-20 साल जी, के बच्चे बच्चे आते हैं सवाल पूछने। जी, सो मुझे नहीं पता था कि ये अल्लाह ताला के निजाम होते हैं, इंसान कुछ नहीं करता होता, ये अल्लाह ताला ने जब बात पहुंचानी होती है तो अल्लाह ताला पहुंचाते हैं। ये बात सबको, जो भी ये प्रोग्राम देखेगा, स्पेशली यूथ, दे शुड नो दैट दे थॉट एंड दे प्लान्ड एंड देन अल्लाह प्लान, एंड अल्लाह इज द जी, माइटिएस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। जी, मैंने जी, कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाया था, ना ही
میرے وہم گمان میں بھی تھا کہ 20 اور 30 کی نیش جو کہ گولڈن نیش ہوتی ہے, جو گولڈن جو ہے نا ونڈو ہے اپنے یوتھ کی, جہاں پہ جی وہ جی پیو کر رہے ہوتے ہیں, دوز آر the kids who got the message, who actually جی got it, not just received it but they understood it. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. یہ سارے کے سارے معاملات کسی بھی حق شخص کو لگے کہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں, آئی ہیٹ دس ورڈ بیکاز آف آبویس ریزنس. سو جی جی وہ پلاننگ بتاتے ہیں, یہ 349 ماڈل ہے, یہ 137 ماڈل ہے, تو یہ 225 ماڈل ہے, جو کس طریقے سے پیپل ہو نو مارکیٹنگ نو وٹ ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ایسا کچھ جی بھی جی ماڈل نہیں, نہ میرے ذہن میں تھا, نہ بھی کبھی بنانا ہے. میں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کب آپ کو کہاں پہ پہنچا دے بات. ابھی بھی جو لوگ اپنے لیپ ٹاپ اور سیل فون سے دیکھ رہے ہیں, nobody forced them, they just happened to be there. They جی happened to a trail which was in, under a factor of a million to the power of million, ورنہ وہ یہاں پہ پہنچے ہی نہ ہوتے یہ ویڈیو جہاں تک جانی ہے. سو بالکل یو کین ٹرائی ٹو کم رچ. کافی سارے فیکٹر شاید آپ کے میتھمیٹکس میں آتے ہیں, بٹ ٹو بیکم a voice which is going to be felt by the heart, sorry, there is no machine or map about this. Yeah, like it. جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بولا کہ آپ کی ایج خود ابھی آپ ینگسٹرز میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. آپ بہت آپ کی جیسے اس ٹائم پہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ پیسہ بنائیں, کیریئر کے اوپر دھیان دیں. اگر پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ یہاں سے پاکستان کی طرف کے چینج لانے کے لیے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے سوچے, جیسے میں خود ایک ماں ہوں, تو میں اپنے بیٹے کو جیسے دیکھ رہی ہوں کہ اگر وہ ایسا ڈیسیژن لے کچھ سالوں میں, تو میں تو سوچوں گی کہ یہ کیا کرنے. تو آپ کو کتنا مشکل تھا آپ کی فیملی کی طرف سے یہ اسٹینڈ لینا, آگے چلنا اس چیز کو لے کے؟ ابھی بھی آپ حیران ہوگی, ناروے سے, اسکینڈینیویا سے, زیادہ تر کینیڈا سے, امریکہ سے, آئی گیٹ اباؤٹ 20 or 30 calls a week. مدرس, جی پیور مدرس, فادرس بھی جی ہیں جی مگر زیادہ تر مدرس, جو کہ مائگریشن کے پلان بنا رہے ہیں نا. لائک ہولڈ آن, لیٹ می ڈو سم ریشنل تھنکنگ فار یو. جی پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا, یہ ڈیسیژن بات کی بات ہے. دا ریئل کوشچن از وٹ از دا پرپز. وہ کیا پتا وہاں پہ مجھے آپ کی زیادہ ضرورت ہو جہاں جی پہ آپ اس وقت. سو اٹس ناٹ, آئی ڈونٹ ریلی پروجیکٹ کہ پاکستان آ جائیں سب کچھ چھوڑ کے. میں تو کئی لوگوں کو منع بھی کیا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کو آپ کی نیوزی لینڈ میں زیادہ ضرورت ہے. دا وے جی یو آر ایکچولی ہیلپنگ, وہ پلیٹ فارم کیا تھا سعدیہ کی انگلینڈ میں, پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے. سو جی اس طریقے سے لینئر ڈائیگرام نہیں ہوتی. میرے لیے ہوں اس لیے آسان تھا بیکاز میں رائٹر ہوں. تو جی میں نا ایک بک ریڈنگ کلب میں تھا, تو وہاں پہ جو اس وقت ایک بک ریڈنگ چل رہی تھی, تو میں جی نے تھوڑا سا ایکسٹریکٹ پڑھا اپنی کتاب کا. تو وہاں پہ جو میرے کنسلٹنٹ تھے, انہوں نے مجھے ایڈوائزر تھے ایکچولی, ہوں این ایکسپرٹ آف دس فیلڈ. ہی سیڈ کہ آپ کی جو انگلش ہے نا, جی جی وہ پاپ کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور جی آپ کو you will get really accepted and swallowed really easily by the Canadian and American demographic because you really hit that nerve. Maybe it's a جی natural talent, maybe you learned it, I don't know. So مجھے اس وقت ایک epiphany ہوئی تھی کہ اگر if I have the grammar, then why can't I actually use it for a bigger and better purpose. تو اردو کی تو میری گرامر instinctively میری زبان ہے, تو جی جی why can't I just utilize it for the, مطلب کسی کو بیٹھے بیٹھے پتا چل گیا ہو کہ اس کے پاس ایک نیوکلیئر ریئیکٹر ہے یا اس کا فارمولا ہے, تو وہ کیوں نہ جا کے نیوکلیئر ریئیکٹر اس جگہ پہ لگائے جہاں پہ he wants it to people to benefit most out of it. So that's یس why رائٹ instantly I مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ یہ تو maybe that is an inner calling کہ جا کے پہلے ان لوگوں کو تو جگائیں جو میری شکل سے پہچانتے ہوں کہ ہاں یہ ہمارے جیسے ہی ہے, یہ کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. جی جی تو ہماری والی اردو بولتا ہے, ہمارے والے مسائل ہیں اس کے. سو ہاں جی وہ بات ہے کہ آئی پرپسلی اسپیک انگلش, اور بڑی مجھے بہت کریٹیکل فیڈ بیک آتا ہے کہ آپ انگریزی کیوں بولتے ہیں بیچ میں. آئی ایم جی اسپیکنگ, میری پرائمری نیش جو ہے نا وہ والے مسلمان ہیں, وہ والے پاکستانی انڈین مسلمان ہیں. Primary niche. Of course, I speak to a larger audience because of the translations going on right now. But ان کی جو گرامر ہے نا, وہ جی جی میری نیچرل گرامر ہے. جی the emotional grammar کہتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں. Their emotional grammar is my natural grammar. I جی don't جی want to pretend کہ میں صرف اردو دان ہوں, اور یا میں تھوڑا اصطلاح میں بات کرتا ہوں, یا پھر مجھے محاورے پہ عبور ہے تو میں اردو کے اندر ہوں. People are not going to listen to me. It's a matter of psychology. علماء جتنے بھی ہیں وہ اردو کی گرامر کو استعمال کر کے پش کرتے ہیں. Their جی جی phrase is constructed in the
core of the language of Arabi and Urdu. And that's why they're not getting that kind of a reach, because current demographic pop culture की grammar को adopt कर चुकी है. So जी जी I was naturally fitting into it. So British youth जब मुझसे बात करता है, या English speaking youth से बात करता है, जो पाकिस्तानी Indians होते हैं, they naturally fall in that relativity curve with me. तो जी जी मुझे मुझे इसलिए ये ग्रामर, वरना मैं तो शायर का बेटा हूँ, मैं इट्स अ लिटरेरी हाउस होल्ड दैट आई बिलोंग टू, तो मैं तो जी उर्दू में ही बात करनी चाहिए थी. मगर मेरे साथ ये एक मतलब इस वाज अ प्लान ऑफ माइंड कि मैं उस नीश को एड्रेस करूं जो कि फ्यूचर में फ्यूचर है. इट विल कॉल द शॉट्स ऑन बिगर डिसीजंस. सो जो प्योर उर्दू स्पीकिंग की ग्रामर समझने वाली नीश है, वो मुझे पता है, दे रिप्रेजेंट द मैथ्स, Yeah. but they are not going to call the shots in the next 50 years. Allah को पता है कौन कहाँ पे होगा, but probability ये कहती है कि जो पैटर्न पिछले चला आ रहा है वो इसी डेमोग्राफिक की स्लाइस में से ही आगे डिसीजन मेकर्स ने आना है. सो जी वो मैंने फिर उनके लिए अपनी ग्रामर नहीं बदली. आई केप्ट जी ऑन बीइंग बाइलिंगुअल. आई केप्ट ऑन, इवन दो मेरी ज्यादातर जो है ना मामला तो अंग्रेजी में है, जो टेक्निकल बातें होती हैं वो मैं इंग्लिश ऑडियंस इसलिए कर रहा था बिकॉज ऑफ द अरेबियन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स. जी तो क्योंकि उनको तो उर्दू नहीं आती, सो आई गो प्योर इंग्लिश एट सम लेवल. मगर मैं कभी प्योर उर्दू में नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अगर सिर्फ उर्दू में बात की तो मैं अपनी जी वो वाली नीश को आई एम गोना लूज दैट. And बिल्कुल they will actually put, it's not just because I wear a t-shirt or a pair of jeans. They're not going to relate to it because they're so repulsed by the tide of the pop culture coming from America and Europe, especially Europe, जी that the current, a pedestal, well, the current block of the ulama, they have been, or they are being washed out by this great tidal wave of the pop culture in America. And I had to stand right in the middle of both of these, and so that I can actually, try and call out that, maybe construct an arc right in the middle, so that I can actually collect the acumen of the ulama and collect the fascination, and address the fascination of the youth. कि भाई ये इस तरीके से देखना है. Just because I जी can speak English does not make me a leftist or a rightist, and just because I can speak Arabic does not make me a जी left or right guy. It's all about where the sense is, sense of psychology, and what is your purpose. The purpose is to get most number of people in Noah's Ark. You know what यस I'm सर. saying? So, या मैं यहाँ पे ना but आपके बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने लेके आए, इसी के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से या अपने ड्रेसअप करने से आप कनेक्ट नहीं कर सकते. आपका मेंटल लेवल भी है होना चाहिए. जैसे आपका जिस तरीके से स्टडी किया, आप उसी यूथ के साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम जैसे हम लोग हैं, मैं पाकिस्तान से पढ़ी हूँ, वहां से बड़े होके यहाँ पे आई. मेरा एक तरबियत का अलग से हुई, ठीक है, जो हम जैसी माँ है. जैसे हमारे बच्चे अभी यहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो अभी हमारे स्कूलों में जी एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है, RSE, रिलेशनशिप सेक्स एजुकेशन, एंड LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर के नाम से, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो और इसको जी करिकुलम का हिस्सा भी बनाया गया है. प्राइमरी स्कूल में जी उसकी एजुकेशन भी दी जा रही है. लेकिन फॉर मी, जैसे हम लोग मुसलमान हैं, जैसे जो मेरी तरबियत थी, जो जिस चीज से मैं ब्रॉट अप होके यहाँ पे आई हूँ, हमारे लिए ये चीज एक्सेप्ट करना या इस चीज को आगे लेके चलना थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये चीज सिखाई नहीं गई थी जब मैं 5 साल की थी. तो मेरे 5 साल के बच्चे को अगर वो चीज सिखाई जा रही है, तो हम काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज पे. मैं भी अपने बच्चों को ये चीज बताती हूँ कि गुड टच बैड टच क्या होता है, लेकिन हमारा एक अपना तरीका है. हम लोग और सोसाइटी में बड़े हुए हैं, यहाँ पे बच्चों का एक और तरीका चल रहा है. तो आपका इस चीज पे क्या ख्याल है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं मुस्लिम फैमिलीज? हम अपने बच्चों को कैसे आगे लेके चलेंगे? अगर हम उनको नहीं बताते या उनको उस चीज से दूर रखते हैं, तो वो लेफ्ट आउट फील करेंगे. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? RSE को हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं एज अ मुस्लिम फैमिलीज, या इसका क्या इम्पैक्ट है? साथी, अगर आप 30 साल क्रॉस हो चुकी है ना, तो फिर जब आप 5 साल की थी ना, तो पोस्ट मॉडर्निज्म अभी अपनी जड़ें पकड़ रहा था दुनिया में. जी उसने पॉप कल्चर के अंदर एंट्री नहीं की थी. जो पॉप कल्चर में एंट्री करता है वो वो तेजी से वायरल हो जाता है. पीपल रिलेट टू इट, दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ दैट फिलॉसफी. अब इस वक्त पोस्ट मॉडर्निज्म अपनी पहली फ्लाइट ले चुका हुआ है. आई एम नॉट गोना से कि अपनी पीक पे आया, पीक पे तो कहीं नहीं आया. अभी बहुत हाईवी रेजिस्टेंस इस वक्त मिल रही है पोस्ट मॉडर्निज्म को.
मगर स्कैंडिनेवियन पोस्ट मॉडर्निज्म को बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लिया। जी ये जो भी मामला आप देख रहे हैं ये स्कैंडिनेविया से स्टार्ट हुआ है। जो बेस है ना, बेस एलजीबीटी की, ये स्कैंडिनेवियन ही है। आई नॉट गोना पिक आउट नेम्स कि स्वीडन में क्या हुआ, तो नॉर्डिक फ्लेवर क्या है इसके अंदर। हाउएवर ओबामा के दौर में इसको फिर बस वो एक वायरलिटी मिल गई, बिकॉज वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसको सैंक्शन कर दिया। उसके बाद पूरी दुनिया ने, कोई पॉप कल्चर का एक पर लग गई इसको, हर जगह खबर पहुंच गई। ताइवान तक में उसी दिन नेक्स्ट 24 आवर्स में गे परेड हो रही थी, जब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज किया था। वरना तो ताइवान की हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसे कभी। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, हर मुल्क में ही हुआ है। तो दिस इज व्हाई यू गोना हैव अ वेरी टफ टाइम, बिकॉज आपकी जनरेशन में असल में ना मॉडर्निज्म की, साइंस की बिना के ऊपर एलजीबीटी को रिजेक्ट किया जा रहा था। आप जब छोटी सी थी ना, मुझे आपकी एग्जैक्ट एज नहीं पता, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 30+, तो 85-6 में, ओके वेल देयर यू गो। सो 85-6 में, well you were not born in 85-6, well okay, well so before around 80, yeah, so when you were born एलजीबीटी के अगेंस्ट साइंस पूरी तरीके से कोशां थी, साइंस जी, ठीक है, क्योंकि ग्रिड जो है ना, ग्रिड गे रिलेटेड डिजीज जो है ना, इम्यूनो डिफिशियंसी ग्रिड जो है, जिसको अब एड्स कहते हैं, उस वक्त उसको ग्रिड ही बोलते थे। सबको पता था कि एलजीबीटी का मतलब एड्स है, साइंस बताती थी, रिजल्ट्स चल रहे थे। फिर इसका नाम क्यों बदला? क्योंकि उस वक्त फिर इन्होंने कहा यार ये तो खास कम्युनिटी को आइसोलेट कर दिया, उसको हमने वी आर जस्ट शेमिंग दैट कम्युनिटी व्हिच आर जस्ट प्रैक्टिसिंग सर्टेन सेक्सुअल बिहेवियर। अब लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के थ्रू स्कैंडिनेविया से इतनी ज्यादा फिलॉसफी प्रोपेल की गई है कि अमेरिका तो खैर अपनी फिलॉसफी खुद नहीं प्रोड्यूस करता, आपको पता होगा, तो यूनिवर्सिटीज जो है ना वो प्रोपेगेंडा करती है उनकी फिलॉसफी। तो अभी भी मोस्टली यूरोपियन ही है जो कि ज्यादा बड़ी शाउट, ज्यादा क्रेडिबिलिटी अचीव करती है अपनी। और पोस्ट मॉडर्निज्म जिसने भी पढ़ा हो उसको पता हो कि साइंस का कोई ताल्लुक नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म से। मेरा अपना वर्ल्ड व्यू है, मैं अपनी तरीके से अपने पैटर्न एनालिसिस करता हूँ। मेरे पास भी कुछ छोटे मोटे कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं साइकोलॉजी के, और मैं भी एक क्रेडिबल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं भी कर दूंगा अपनी एक जरीदे में, अपने जर्नल के अंदर एंट्री कर दूंगा और दुनिया को बताना शुरू करूंगा। ऑल आई नीड इज अ लॉट ऑफ लॉबिंग, एंड लॉबिंग अमेरिका में इतनी नहीं जितनी यूरोप तो चलता ही लॉबी के ऊपर है। सो इनकी यूनिवर्सिटीज तो मतलब खुद सोचें कि इन्होंने अब आपके इंग्लैंड में अब खाली आई थिंक कैम्ब्रिज रह गई है, या उसने भी हार मान ली है, इन्होंने इसराइल को और एंटी सेमेटिज्म को इकट्ठा कर दिया कि जो इसराइल के खिलाफ बात करेगा वो एंटी सेमेटिक है। आई थिंक 3 यूनिवर्सिटी रह गई थी। अब कैम्ब्रिज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कैसे लॉबी की जाती। बिल्कुल एलजीबीटी का भी केस ऐसे ही हुआ। आप समझ लीजिए एपीए को पता नहीं है कि साइंस नहीं है इसके पीछे, एपीए तो साइंस की बॉडी है, मगर साइंस के बगैर इन्होंने सैंक्शन कर दिया इसको कि ये लीगलाइज कर। जैसे हम जब छोटे थे हमें इस चीज के बारे में पता नहीं था, तो हमने कभी हम भी बड़े हुए हैं, हमने भी टीनेज हिट किया है, हम भी हार्मोनल चेंजेस से निकले हैं, लेकिन हमने कभी अपने आप पे डाउट नहीं किया कि मैं कहाँ पे फॉल करता हूँ। अभी 5 साल के बच्चे को बताया गया है कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बताया गया कि साथिया उनको मेरे जैसे लॉ में तो डाल दिया, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उसको बताया कि आप बेशक जाके सर्जरी करवाएं, क्योंकि बच्चा जो है ना वो उसको फोर्स किया जा रहा है टू बिकम ए मैन। लड़के को फोर्स किया जा रहा है माँ बाप की तरफ से टू बिकम अ मैन। लड़का चाह रहा है कि उसने लड़की बनना है। अ 10-year-old boy is going to decide। उससे वोट तो दिलवाते नहीं हो, उसको शराब तो पीने नहीं देते हो, मगर उसको अपनी जेनिटल सर्जरी के लिए और हार्मोनल ब्लॉकर लगवा लेते हो उसको। मतलब व्हाट काइंड ऑफ इडियोटिक फिलॉसफी इज दिस? वो कहाँ से आई है? बिकॉज द लेफ्ट विंग इज प्रोपेलिंग। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज वेरी प्रो लेफ्ट है ना, राइट विंग बहुत वीक है यूनिवर्सिटीज में। तो आवाज तो यूनिवर्सिटी से निकलवाता है ना, अमेरिका का तो मॉडल है ये। अमेरिका की तमाम आप हमें चाहिए आईवी लीग को के अंदर, आईवी लीग को के अंदर आना यूनिवर्सिटी के लिए आसान काम है। यूनिवर्सिटीज का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका से बेहतर कोई नहीं कर रहा इस वक्त। सो अंडरस्टैंड, एज अ पेरेंट हम क्या करें? हम isolation from philosophy only, that's it. You can only well, not isolation, I'm talking about inside the house you develop philosophy of children. 12-year-olds should know the concepts of why, not before 12 though.
اور 15-16 سال کے اندر 15ویں-16ویں سال میں بچے کو کانسیپچول اسٹڈی جو ہے نا ماں باپ خود کروا رہے ہوں, ورنہ تو کوئی نہیں بچ سکتے. آپ انگلینڈ کی بات کریں, پاکستان میں نہیں بچ سکتے. میجر موومنٹ ہو رہی ہے لیفٹ ونگ کی کہ کس طریقے سے بچوں کو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ سائنس فرینڈلی کر دیں اس کو, یا سائنٹیفک ہی کر دیں. بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جو بیٹھے ہوئے لیکچر دے رہے ہیں کہ یو نو اٹس اے سوشیو کلچرل کانسٹرکٹ, دس جینڈر از اے سوشیو کلچرل کانسٹرکٹ. میں حیران ہوں کہ دا بیسس آف بایولوجی کو چیلنج کر رہی ہیں بغیر کمنگ اپ وتھ این ایویڈنس فرام بایولوجی. ایکچولی چھوڑیں اس کو, بایولوجی میں ایگزیکٹ الٹے ایویڈنسز ہیں, مگر انہوں نے اس کو بغیر بایولوجی کے بس سائیکالوجی کی بنا کے اوپر بتا دیا. اوکے ٹھیک ہے, سائیکالوجی کی تو یو نو اٹس مائی ورڈ اگینسٹ یور ورڈ ان موسٹ جرنلز آف سائیکالوجی. بایولوجی بتا رہی ہے کہ کہانی کچھ اور ہے, اور آپ سائیکالوجی اٹھا کے لے کے ہمیں بھی بایولوجی سکھا دیں. تو اینی ریسورسز, جیسے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس وائس ہے, لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ کے پاس یہ پاور ہے, تو اینی ریسورسز یا اینی تھنگ آپ اس کے اوپر ہمارے اوورسیز کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں گے, یا کچھ ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ جس کو ہم فالو کریں اور ہم بھی اس چیز کو پروموٹ کریں؟ کہ اب تو سوشل میڈیا پہ میں گلوبل وائس ہی, میں اگر انگلینڈ میں آپ کے توسط سے کچھ کیا بھی تو میں صرف انگریزی میں کروں گا, because the school going child and the college going child and the university student can only be convinced through a certain parable, and that parable has to come from the books of science, because we as parents have failed to construct a theological platform in the minds of our own children. ہمارا بچہ بھی قرآن کو سائنس سے پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ماں باپ کی غلطی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ سائنس کی لمیٹیشن کیسے بتانی ہے. سائنس کے خلاف نہیں ہوں میں, مگر سائنس کی لمیٹیشن بتائیں بچے کو. ہر 100 سال بعد ہر سائنٹسٹ پچھلے 100 سال کو بے وقوفانہ ڈکلیئر کر رہا ہے, خرافات ڈکلیئر کر رہا ہے اس کو. اینڈ آئی ایم اوکے ود دیٹ. سائنس کی تو خوبصورتی ہے کہ اپنے آپ کو ریجیکٹ کر کے امپروو کرے, ریجیکٹ کرے پھر امپروو کرے, ٹھیک ہے, ورنہ کیسے امپروو ہوگی. سائنس خود ایک سیلف کانٹرڈکٹری پرپیچوئل مشین ہے, اور یہ خوبصورتی ہے سائنس کی. مگر ہمیں بتایا رہتا ہے نہیں, اللہ اور رسول کی بات چھوڑو سائڈ پہ, ہمیں سائنس کی بات بتاؤ. مطلب سوچیں تو صحیح کہ ایک کتاب جو روز اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر دیتی ہے ہر 100 سال بعد, اس کو میں بلیو کروں گا, جس کی لمیٹیشن خود سائنٹسٹ بغیر کسی ریلیجس بائسنس کے, بغیر کسی ڈیموگرافیکل بائسنس کے, بغیر جیوگرافیکل بائسنس کے, ہر سائنٹسٹ بتاتا ہے کہ وی cannot have the last word on anything, because another word is going to come in and prove us way better that how wrong we were. And that's the beauty of our own technique of the way we model ourselves in learning and being open to being wrong, blatantly wrong. So this is not something which is taught to kids. ہماری امی اور ہمارے ابو خود سائنس کی بات کرتے ہیں, یہ سائنس میں ہے, اس کی سائنس سمجھاؤ, اس کو فریز بنا دیا, اس کو پاپ کلچر میں ڈال دیا, اس کو کریڈیبلٹی کی بیسس بنا دیا. دس از دا پرابلم آف انکمپیٹنٹ پیرنٹس, نتھنگ ایلس. انکمپیٹنٹ, ایون گریگور مینڈل کو ہی نہیں اتنا پتا تھا کہ اس کی جو جینیٹکس کی جو ماڈلنگ ہے وہ ٹھیک ہے, مگر نہیں, عنایت حسین صاحب کو میاں والی میں بیٹھ کے پتا ہے کہ جو کہ بیالوجی کی کتاب میں لکھتی ہے, تو وہ اتنے توسط سے بتا رہا ہے. مینڈل کو نہیں اتنا یقین آیا اپنی اسٹڈی پہ, مگر پاکستانی کو یقین آ گیا. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ جب کوئی اسٹڈی سائنس میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ گنجائش رکھی جاتی ہے کہ اسٹڈی کو اینی ٹائم ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے اور چینج کیا جا سکتا ہے, اور ہم اس کے میں اوپر آپ کو جنرل فلاسفی بتا رہا ہوں سائنس کی, ورنہ کچھ چیزیں سائنس کی ہیں جو کہتے ہیں فیکٹس ہیں. اوکے فیکٹس ہیں, تو فیکٹس کے اوپر ہی بات ہوگی پھر, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا ایل جی بی ٹی بایولوجی کے اندر سے پروو کر کے بتائیں, سائیکالوجی سے نہ پروو کر کے بتائیں. سائیکالوجی جو ہے نا وہ ایک ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ہوتی ہے, اس لیول پہ فیکچوئل اسٹڈی ہوتی ہے. آج تک کوئی سائیکالوجسٹ فیکٹس ٹیبل پہ نہیں رکھ سکا, خالی یہ بتاتا ہے پچھلا پیٹرن یہ بتا رہا ہے, غالب گمان ہے کہ آگے ہوگا, پروبیبلٹی کی کوشچن رن ہوتی ہے. اوکے, بایولوجی اگر فیکٹس بتاتی ہے جو کہ کچھ جگہوں میں بتائے ہیں اس نے, اور مجھے کیسے پتا کہ بایولوجی نے فیکٹس بتائے ہیں, قرآن نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا, اس لیے میں اس کو فیکٹس مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے سائنس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, میرا قرآن بتا رہا ہے کہ سائنس کی ڈائریکشن ٹھیک چل رہی ہے, مطلب جدھر بھی جاتے ہیں ادھر ادھر گم جاتے ہیں, مگر کچھ جگہوں پہ ٹھیک پہ آ جاتے ہیں. اب میں تو قرآن سے اینک پہن کے دیکھوں گا نا, ہاں ٹھیک آ رہے ہو. اب بچوں کو قرآن کی بجائے سائنس کی اینک پہنا کے قرآن پڑھوا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیول کی اگر معاملات ہوں گے تو پھر مطلب what do you even believe, what do you want to stand up for if you don't believe in something, سمجھے, or if you want to believe in science
then please do not dare to stand up, because you're only going to be standing up for at least as most 100 years. That's वो मैं far touch करके बता रहा हूँ. Otherwise हर 10 साल के बाद तुम्हें पटक दिया जाएगा तुम्हारे स्टूडेंट्स के थ्रू. Yes, sir. So Yes, sir. it's a problem. It's a problem of अभी the mother and the father. इसी चीज को हम तो आगे वही लेके सोच चलते हैं. हमारे साथ अभी मौजूद हैं ओमनिया करीम. उनके पास कुछ सवालात हैं आपके लिए. तो अभी हम ओमनिया को चांस देते हैं. जी ओमनिया, आपके क्या क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. ओके सर, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि हमें साइंस को बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कुरान को नहीं दे रहे. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर्स हमें क्यों नहीं दिया जा रहा जिसके अंदर हमें बताया जाए कि आपकी थॉट कहाँ पे जाके गलत होती है या आप इस्लाम की थॉट कैसे डेवलप कर सकते हो. अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमान घरानों में पैदा तो ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आपकी वही वाली बात कि 25-30 साल की उम्र में जाके हमें अपने ऊपर क्वेश्चनिंग करना आती है कि हम कौन है, हमने कहाँ जाना है. और फिर उसके ऊपर अगर हम साइंस को देखें तो वो हमें बता रही होती है कि आपने थॉट्स को कैसे लेके चलना है और थॉट्स के ऊपर वर्क कैसे करना है. लेकिन इस्लाम जो है इस चीज़ के ऊपर बात करता है तज़किया नफ्स के हवाले से, क्योंकि हमारे अंदर भी एक नहीं डिफरेंट तरह के नफ्स होते हैं. बहीमी नफ्स हो गया जो कि आपको जो है वो अगेन जो कोशिश करता है कि आप सोए रहो और ये सब चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करता है, या जो शैतानी नफ्स होता है या जो एंजलिक नफ्स होता है जो कि डिफरेंट. मेरा उतना अच्छा नहीं होगा नॉलेज, लेकिन जितनी हमने स्कॉलर्स को सुना उसके बाद जो हमें पता चला कि हमारे अंदर भी नफ्स मारा है, नफ्स लमामा है, नफ्स मुतमइना है. अब एक इंसान जो कि जिसको पता ही नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि जो थॉट मुझे क्रिएट हो रही है मेरे माइंड के अंदर वो किस नफ्स से ट्रिगर होके आ रही है और वो किसको सारी जिंदगी फीड करता रहा है. अनफॉर्चुनेटली अगर वो नफ्स अम्मारा को सारी जिंदगी फीड करता रहा, उसके पेरेंट्स करते रहे और उसके बावजूद वो उसी चीज को अपनी हकीकत समझना शुरू हो गया, और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, ये सब इन चीजों में जाते हैं. बट मुझे ये यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि वो कौन सा मॉडल होगा जहाँ पे जाके हम इस चीज पे काम कर सकें कि हम अपनी थॉट्स को पहले प्योर करें ताकि हमारा विजन स्ट्रांग हो सके इस्लाम के लिए. ये जो आपका सवाल है ना, ये 2 घंटे का जवाब मांगता है. मैं इस आपको एक जुमले में जवाब दूंगा, क्योंकि इसके पीछे मुझे पूरा का पूरा फलसफा खोलना पड़ेगा. सोच बनती कैसे है और वो बच्चे के अंदर से निकालनी कैसे होती है. ठीक है. और यही बात उलमा को समझ नहीं आ रही कि हर 100 साल में, उससे भी कम में, अब तो तेजी आ गई ना, 30 साल में, 99 से पहले की दुनिया ही कोई और थी. तो हर दौर में एक यूथ की एंथ्रोपोलॉजिकल बिहेवियर ट्यूनिंग जो होती है ना, वो दुनिया की ग्लोबल थॉट की एक अमेलगमेशन होती है. मैं उर्दू में बताता हूँ कि मैं एज अ फर्द जो मामलात तय करता हूँ अपने साथ, अपने लोगों के साथ, जिस सोच की बिना पे करता हूँ, वो सोच मेरी ही नहीं है. वो सोच दुनिया में अलग अलग फलसफियों की मिक्स होके कहीं पे जीती, कहीं पे हारी, कहीं पे मेरे तक पहुंची, और मेरे घर वालों ने उसको फिर प्रोपेगेट किया, उसको प्रेजेंट सही किया, जैसे भी मार्केट किया, वो मेरे तक आई, मेरे दोस्तों यारों से मैंने वैलिडेट करवाया, उसके बाद मैं किसी को सही गलत मानता हूँ ना. सो उलमा को पता होना चाहिए कि इस वक्त का एक फर्द किस साइकोलॉजी के अंदर एंटर हो चुका है. वो अपने उस्ताद की साइकोलॉजी आगे प्रेजेंट करते हैं. उनका उस्ताद 50 साल पुरानी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बच्चे को ना अट्रैक्ट नहीं करती वो बात. उनकी साइकोलॉजी, उनकी, उसे को मैं ग्रामर कहता हूँ, उनकी ग्रामर ही कुछ और है. वो किसी और रेडियो चैनल पे ट्यून करके प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, वो चैनल बच्चों ने ट्यून ही नहीं किया हुआ. बहरहाल, जो आपने बात की ना कि अगर एक बच्चे को नफ्स अम्मारा, मतलब बच्चा क्या, इंसान नफ्स अम्मारा के स्टेज के ऊपर हो, तो या फिर नफ्स लवामा की स्टेज पे आ जाए, तो हाउ इज ही गोइंग टू, क्या पैमाना क्या है जिसकी बिना पे वो नापेगा कि बात सही है या गलत है. तो उसका पैमाना अल्लाह ताला ने हर इंसान को, क्योंकि अल्लाह को तो पता था ये मामला ऐसे ही होने, तो अल्लाह ताला ने ये पैमाना अपने हाथ में रखा. याद रखिए, इस पैमाने को कहते हैं एम्पैथी. ये अल्लाह ताला ने अपनी फितरा के अंदर, अपनी फितरा की सिग्नेचर के तौर पे हर इंसान को गिफ्ट में दिया होता है. फितरा कैसे होती है, कैसे पता चलती है कि फितरा इंसाफ और एम्पैथी को उसी वक्त इन्वोक करती है. नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अपने भाई के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो, और उसके लिए वो ना चाहो जो अपने लिए नहीं चाहते. ये बाइबल का भी बेसिक रूल है, तो गोल्डन रूल कहते हैं इसको. ये अल्लाह ताला की फितरत है जो हर इंसान के अंदर से खुद आवाज लगाती है. अब इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसी भी चीज को टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सही है या गलत है.
फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया की तमाम रिसोर्सेज मेरे पास आ जाए, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि मैं ये किसी और से नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे तकलीफ होगी कि एक ही बंदे को सारी पावर दे दी जाए, तो मैं तो अफेक्ट ही हो जाऊंगा. सो मैं नेचुरली लोगों से एम्पथाइज करके ये वाली ख्वाहिश नहीं करूंगा कि अगर एक बंदे को इतनी पावर दे दी जाए लोगों के ऊपर जितनी मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा. सो आई डू नॉट wish for things which I know are going to harm somebody, because if I were that somebody, I would not have wished that for that person, right? इसको basic sense of empathy कहते हैं. So बिल्कुल इस तरीके से फेयरनेस का जो क्राइटेरिया है, फेयरनेस का, हम कहते नहीं यार सारी मराहत मुझे मिल जाए, मुझे छोटी क्यूज में, मुझे क्यूज में ना बिठाया करो, मुझे मुझे एयरपोर्ट से भी गुजारो तो मुझे मेरा कुछ चेक ना हो, हर चीज हर मराहत मुझे मिले, हर सारे तहफुजात मेरे पूरे हो जाएंगे. मगर जैसे ही कोई और लेना चाहे तो आपको नहीं यार ये तुम्हें ना मिले, क्योंकि फिर मेरा नुकसान हो जाएगा, बिकॉज आई विल बी यू नो सेंसिंग अ लॉस ऑफ इक्विटी. और इस वजह से हम कहते हैं यार ठीक है यार, मैं अपने बहन भाई को तो बचाने के लिए 2 नंबरी कर रहा हूँ, मगर अगर कोई और कर रहा हो तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा. सेंस ऑफ एम्पैथी खुद सेंस ऑफ जस्टिस को ट्रिगर कर देती है. सो सेंस ऑफ एम्पैथी के थ्रू ही पता चलता है कि जब नफ्स से अम्मारा जो है ना वो सब कुछ मांगता है ना, सारे मजे पूरे करने की कोशिश करता है, तो आपको साफ समझ आती है कि यार मैं किसी की बहन बेटी के साथ नाजायज काम करूंगा तो मुझे तो बड़ा मजा आएगा, मगर अगर मेरी बहन बेटी के साथ करे तो मुझे बिल्कुल बुरा तकलीफ होगी और शिद्दत की तकलीफ होगी. इसलिए मैं किसी की बहन बेटी के साथ कोई नाजायज हरकत नहीं करूंगा. नफ्से अम्मारा के अंदर भी सेंस ऑफ एम्पैथी जो है ना वो ट्रम्प करती है उसको, और इसलिए वो इस्तराब में रहता है. इसको डिसोनेंस कहते हैं, ये अंदर की बगावत, इसको डिप्रेशन में चला जाता है. नफ्से अम्मारा का बंदा कभी भी इंजॉयमेंट में हॉलोनेस में होता है, डिप्रेशन की गोलियां खाता है. सो ये सेंस ऑफ एम्पैथी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इंस्टॉल करके रखी हुई है. यही तो बेचारे एथिस्ट कब से बेचारे सर पीट रहे हैं कि सारा कुछ प्रूव कर देते हैं. ये समझ नहीं आती कि हर बच्चा ब्राजील से लेके साइबेरिया में एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट पे क्यों पैदा किया जा रहा है. इनको कौन सी पीएचडी कराई जाती है. रेडी वाले को भी वही सेंस ऑफ एम्पैथी मिली हुई है जो हार्वर्ड के प्रोफेसर को मिली हुई है. इतना यूनिवर्सल रूल सोशियोलॉजिकल भी नहीं हो सकता, कल्चरल भी नहीं हो सकता. सो इट्स नॉट अ सोशियो कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट, इट्स अ नेचुरल कॉन्स्ट्रक्ट. मगर कहाँ ढूंढे, न्यूरोकेमिस्ट्री में इसका आंसर नहीं, बेसिक बायोलॉजी में आंसर नहीं है इसका. हमने कहाँ है हमारी सेंस ऑफ एम्पैथी, कॉन्शियसनेस के अंदर ये वाली आवाज कहाँ से इंस्टॉल की अल्लाह. ब्रेन साइंस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं साइकोलॉजी को जमीन पे पटक के न्यूरो साइंस में घुस गया था कि कोई फायदा नहीं साइकोलॉजी का. सारा कुछ अल्लाह ताला ने यहाँ पे फी अनफुसिकुम, तुम्हारे कुम का लफ्ज, तुम्हारे फी अनफुसिकुम, तुम सब के अंदर मैंने वो निशानी छोड़ दी है कि तुम्हें कुरान अंदर से आवाज निकालेगा कि कुरान हक की किताब है. कैसे पता चला? हमने फिर मैंने वो मतलब न्यूरोकेमिस्ट्री के थ्रू पता चला कि सेंस ऑफ एम्पैथी तो मेरे अंदर है. इसको ऑक्सीटोसिक रिएक्शनरी फैक्ट्री कहते हैं इसको, कि मेरे अंदर रहम का मादा तभी तक पैदा होगा जब मैं लोगों के बिहाफ पे सोचना शुरू करूँ. जैसे ही मैं लोगों के बिहाफ पे सोचना शुरू करूंगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एलजीबीटी का एक बहस हो रही थी, एक खातून प्रोफेसर हैं, मशहूर है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताता. वो चढ़ाई कर रही थी मेरे ऊपर कि आप बायोलॉजी करते रहते हैं. बेसिक साइकोलॉजी के अंदर आप खुद बता दें, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आप इसका आर्ग्यूमेंट दें. बायोलॉजी को तो हमें पता है कि हमारे पास अभी स्टडी नहीं आई, आ जाएगी. सो मैं आपको आसान से करके बताता हूँ, इसी एम्पैथी के स्टैंडर्ड के ऊपर ही आपको एलजीबीटी गलत प्रूव करके बताता हूँ कि दुनिया में कोई भी लॉ ऐसा नहीं है दुनिया में अभी तक इंसानी सतह पे जो एक्सेप्टेबल किया गया हो, ठीक है, जो कि बाकी के तमाम इंसानों के ऊपर लगाने के काबिल ना हो. So any law that is governed by the Commonwealth, for example, it is very good to have and can be applied in Brazil, in Pakistan, Commonwealth ही है, in Afghanistan में natural laws है हमारे. LGBT के ऊपर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि LGBT का लॉ ग्लोबली अक्रॉस द ब्लैंकेट लगाया नहीं जा सकता. दिस लिटिल एलिमेंट ऑफ द फैक्ट कि मैं अगर अपना जेंडर बदलने लड़की बन जाऊं और मैं एक लड़के से शादी करना चाहूं, तो इसको मैं अक्रॉस द प्लेनेट करूंगा तो ह्यूमन स्पीशीज उसी दिन खत्म हो जाएगी. अगर सारे आदमी गेज हो जाएं और सारी लड़कियां लेस्बियन हो जाएं, उसी दिन ह्यूमन कम्युनिटी जीरो पे चली गई. So something which cannot be done all across the planet cannot be a natural construct or a law enforcing all the other people on the globe to do. Now,
one postmodernist is going to stand up and like, yeah, you know what, this is never going to happen. Not even in history कि कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो पूरी ग्लोब के ऊपर अप्लाई की गई हो और सबके सब एक जैसे हो गए हों, तुमने इसके ऊपर क्यों अप्लाई किया? What I'm saying is, can it be applied to all the men in the planet? Make them all gays? No, even the LGBT will be like, no, 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 ऐसा ना करना, उसी दिन खत्म हो जाएंगे हम. Please don't make all the girls lesbians. उसी दिन खत्म हो जाएंगे हम. दोनों में से कोई एक जेंडर भी फुली LGBT हो गया, ह्यूमन रेस तबाह हो गई. अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं जो एक वक्त में पूरी की पूरी दुनिया पे नहीं अप्लाई कर सकते, तमाम इंसानों पे, तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट कॉन्सेप्ट. आप कोई और कॉन्सेप्ट उठाएं और आप उसको अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करें तो इंसान पनपते हैं खाली. ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, अक्रॉस द बोर्ड मैंने कर दिया किसी एक जेंडर पे, चलने 50% ऑफ द प्लेनेट पे कर दिया, सिर्फ आदमियों पे कर दिया, उसी वक्त दुनिया खत्म हो जाएगी. अस्यूम करें ना, अगर सारे आदमी ये हो गए, कहानी खत्म. आई अंडरस्टैंड सर, बट मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ ओवरऑल सोसाइटी के अंदर हर चीज पे बात होती है, डिप्रेशन कैसा हो रहा है, सब चीजें होती है. इससे पहले कि आप आगे जाए ना, मैं इसको इस जुमले को बस फाइनल कर दूं. ये किस बेस के ऊपर मैं ये आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि सारे आदमी ये हो गए तो दुनिया खत्म हो गई? ये एम्पैथी की आवाज है मेरी. As an empathetic natural human being, I cannot let all the men be gays or let all the women be lesbians. जिस दिन ये हुआ उस दिन आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन तो नहीं होगा, उसके 30 साल के अंदर 40 साल के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी, because then there will be no more women to get married to, and hence last race human beings के ऊपर चलेगी. बिल्कुल सर, ठीक है. बहुत अच्छी. So it's the voice of empathy. So अगर एक चीज ऐसी है जो बहुत ही अच्छी है, मगर सारे ना कर लें प्लीज, सारे ना कर लेना, क्योंकि सारे करोगे तो हम खत्म हो जाएंगे. इसका मतलब है कि यहीं से पर्पस ऑफ लाइफ, स्पीशी की सर्वाइवल, एंड तक की जर्नी, पूरी एक्सट्रापोलेशन जो प्लॉट की जाती है, वो ये एलजीबीटी कॉन्सेप्ट उसी के खिलाफ है. एंड that's why I'm saying, even as a postmodernist, just as pure statistician, I can tell you that this is a problem of basic humanity. And why did I get to, how did I get to this conclusion? Simple sense of empathy. So ये आपके नफ्स हमारा के अंदर से मैंने ये वाला आंसर आपको दिया. नफ्स हमारा अगर सबका आ गया ना और एलजीबीटी ग्रो हो गया तो हो गया काम हमारा. बहुत अच्छी बात. और हमें बहुत ज्यादा तालीम की और बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है. एकदम से हम लोग इस पे वर्क नहीं कर सकते, हमें बहुत एजुकेशन की जरूरत है, पेरेंट्स को भी आगे भी चलने के लिए. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू अम्निया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इट इज वेरी यूजफुल. अभी हमारे साथ मिसेस राव मौजूद हैं और अभी हम उनकी तरफ चलते हैं, एंड उनके पास कुछ सवाल हैं आपके लिए. थोड़ा सा चेंज ऑफ द टॉपिक भी होता है. जी मैम, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी आप जो पूछना चाहती हैं आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर. यस साहिल साहब, ये जो आप इतनी अच्छी तफसीर करते हैं कुरान की, स्पेशली जो आपका जो सूरत कहफ के ऊपर तफसीर है आपकी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं which are related to the dimensions and portals and time travel. So you are giving a lot of information, a lot of new concepts and a lot of detail, which is new and which is of course very beneficial. But some people or some other scholars don't agree with your viewpoint, let's say. I would like you to debate with these scholars or have a conversation or a confrontation on these topics of Yajuj Majuj and Zulkarnain and all of these ideas that you are, it's like you're opening a new dimension of tafsir. So do you have this in mind to discuss this, all of these topics that are very interesting? And the information that you're giving, it seems like, we've opened a new curtain of knowledge, especially about time travel and portals and all of these intergalactic travel and the Mirage. You've discussed that. Do you have any plans to put this against other scholars' viewpoints? Not only that I have plans, I keep doing that. I don't even have to do that. They come to me. They actually, as far as receiving death threats, so they come to me through all flavors of the spectrum. So I have had debates. I
have my own scholars which are mainstream in the planet. उनसे मेरी गुफ्तगू पहले होती है, फिर मैं कुरान पाक पे ये बहुत बड़ा वाकया हो जाता है कि एक बंदा एक it's an institute, so we can nobody can or anybody cannot just say मेरे ख्याल से इस आयत का ये मतलब है, ऐसे थोड़ी होता है. मैंने I've actually consulted 3 classical scholars, Ibn Kathir 1, Fakhruddin Razi 2, Sayyid Qutb 3, Maududi Sahab 4, Shafi Sahab, Maulana Muhammad Shafi Sahab 5, and even the translation which I really appreciate of Tafsir Mani Sahab, very advanced, very advanced. So all of these scholars I've actually consulted in the current last 5 years. इससे पहले मेरे और scholars थे. So I know that I'm not the first one who came up with this concept. I just got all of these concepts together. In isolation portal पे तो ईमान लाना खैर हम सबका टाइम ट्रेवल पे इस्लामी फरीजा है. टाइम ट्रेवल पे ईमान नहीं लाएंगे तो सूरह इसरा की पहली आयत को ही नफी कर देंगे. So I actually was looking at the Quran and through the lens of eschatology most of the time, because I was very, very deep in the study of Bible, especially the Old Testament, and that's how I actually stumbled upon so many concepts के मतलब कुरान पाक से तो मैं कर ही रहा था, but for all the other reasons I was studying the Bible कि ये eschatology के अंदर Bible के अंदर कितना confidence क्यों. Bible is the most confident book on eschatology. I'm not saying whether it's right or wrong. Yes. It's the most confident book. Book of Revelation. Well, that as a Muslim, I cannot know of a filter except the Quran कि उसको weigh or measure कैसे करें. But the confidence of the Old Testament is stupendous. It's magnificent. So I just wanted to see कि ये कहाँ से आ रहा है. And through that, I actually stumbled upon the meaning or the lens through which I looked at the same ahadith in a totally different way. Same our Prophet ﷺ ahadith. And that's how I think all of this happened. Again, I said Allah Ta'ala जो है ना वो आपको अलग तरीके से train कर देते हैं. God works in mysterious ways. Old Testament or New Testament के through मुझे ahadith की refreshment मिलती है. So, and I measure the New Testament, and I know the Book of Revelation is mostly correct because पूरी की पूरी New Testament की last books के ऊपर hadith ऐसे ही हैं जैसे Book of Revelation लिखी. So it's not a thing that just happened because there are no accidents in Islam. हर चीज हर किताब हर सफा आपके सामने अल्लाह ताला के ग्रैंड डिजाइन के थ्रू आता है. आप वो पढ़ते हैं उसके थ्रू जो मतलब निकलता है वो अल्लाह ताला का एक प्रेपरेशन की तरह. हज़रत खिज़र का वाकया खुद बताता है इसको. एवरीथिंग इज बाय डिजाइन. देयर इज नो एक्सीडेंट्स इन इस्लाम. एज अ मुस्लिम आई नो कि कोई तुक्का नहीं लगता कहीं पे भी. हर चीज अल्लाह ताला के इज़्न से होती है. So when I look at or debate with scholars, which I do most of the time, so I only refer to the classical scholars. I don't say my opinion. I know it's, they're going to challenge it कि आप कौन होते हैं. और यही साइकोलॉजी है पाकिस्तान के तो ज्यादातर मौलवी साहब की साइकोलॉजी है कि आप कौन होते हैं. That's it. They don't have they don't argue on logic or anything, nor do I have any intent to have any sort of debate with them. But वो ये कहते हैं कि आप क्यों बताएंगे. And I just ask मैं थोड़ी बता रहा हूँ. ये तो उमर बिन खत्ताब बता रहे हैं, अली बिन अबी तालिब बता रहे हैं, ज़ैद बिन असलम बता रहे हैं, मैं थोड़ी बता रहा हूँ. Who am I to actually say? So I actually use the brand of the most credible names like Ali bin Abi Talib and Ibn Kathir and classical scholars. So this is why most of the time I do not get longer debates, because I just take myself out of the equation and I put the Sahaba right there on the table, and there's something which then it becomes अच्छा ये इल्मी मसला है, इस पे हम भी बहस करते हैं. पहले मैं काफिर होता हूँ, कमरे में एंटर होते ही मैं काफिर होता हूँ. उसके बाद मैं गुमराह होता हूँ, काफिर तो नहीं गुमराह हूँ. फिर मैं जाली हो जाता हूँ कि जैसे साजिशी हो. फिर उसके बाद मैं अच्छा इल्मी मसला के ऊपर आ जाता हूँ. ये 3 स्टेजेस हर आलिम के साथ मुझे फेस करनी पड़ी. तो इल्मी मसला है तो खैर फिर कर ले डिबेट. इल्मी मसले में तो कोई मसला नहीं. सेकंडली आई एम नॉट सच एन एरोगेंट मैन
to अल्लाह ताला बचाए कि जी हाँ मुझे एक चीज मिल गई है ऐसे ही मतलब है. I always say you one of the many options to think about. Why can't you even think about this? It's not like कि कोई अल्लाह के किताब की या नबी इस्लाम की हदीस की इम्तिदाद के खिलाफ बात होगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं. सो अगर खिलाफ बात नहीं होगी तो सोच लें कि इसमें ऐसा क्या मसला. मैं कौन सा हराम हलाल वो मैं बिठा रहा हूँ इसके ऊपर इल्लत. So it's more of a, but I am going to keep on debating naturally because self correction भी इसी होनी है. मैं कोई last word तो हूँ भी नहीं, ना ही कोई ऐसा कोई claim है मेरा कि हाँ कुल इल्म आ गया. Thank you. My next question is, we, all those living in the West, they always get the temptation or they feel the need to migrate. Okay, especially parents, because of the surroundings for their children, or even for themselves. But I feel because we live, the world is a global village. Wherever we go, this concept of migration, I think it's quite frustrating for those living in the West, that challenge is there always, that we have to migrate. Perhaps if we migrate, we might give a better surrounding or for ourselves, for our children. But I feel from my own experience of various countries that, I mean, challenges are everywhere. And it's not really necessary that you have to migrate or to get a better environment, let's say, for yourself or for your children. Now, you have migrated, okay? And of course, you have your reasons. And but I think for everybody to think about this, it's not practical. What do you think about this? Practical as for the people? Practical in the sense of you sort of uproot yourself from a certain place which you are used to, the language, the everything around you, okay? And then suddenly parents say to the children, no, because of the difficulties that they're facing in upbringing of the children, they, let's say, go to their home countries. Then a new story of challenges start. And usually 90% of what I have seen, these people come back, in a defeated form. And they're ridiculed also. Oh, you went with great aims and this and that and the other, but they usually don't succeed. So is it necessary for us to have this frame of mind around us all the time? Isn't it better to I think to, like you are saying, that wherever you are staying, you can practice your deen, you can bring your children up accordingly. If you yourself are good, automatically you will give the proper environment for your children. So this whole craze of anyone who comes closer to Iman and to Allah, they say, we have to leave this place, we have to leave this place. But is that the solution? Well, there are two things in this question. One is the reason of which you actually feel stifled in England, for example, or Canada, or America, or wherever, it doesn't matter. Yeah. What is stifling you? Is it the fact that you cannot, or you feel handicapped, that you cannot practice the basic tenets of Islam? Then yeah, of course you can practice the basic tenets of Islam anywhere. Yes, but then the story is not that simple, because people grow into wisdom and they grow acumen. और वेस्ट में तो बहुत तेजी से बढ़ता है आपका एपर्चर बहुत बड़ा होता है. एक वेस्टर्न मुस्लिम का एपर्चर और एक पाकिस्तानी मुस्लिम के एपर्चर में जमीन आसमान का फर्क. So as soon as he realizes कि उसका IQ बढ़ गया है and he understands the critical questions of his own time, he starts to question कि यहाँ पे रहना तो मसला है. और अब मैं जान के वो डिटेल्स में नहीं जा रहा, हर एक को अपने अपने मसाइल नजर, दीन के मसाइल नजर आते हैं अपने अपने एपर्चर पे. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर सम क्रिटिकल इंडिकेटर्स जो कि इंग्लैंड में लोग, स्पेशली स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड में, यूरोप में, people they want to head to Pakistan, I totally tell them blatantly कि जिन इंडिकेटर्स पे आप पाकिस्तान आना चाह रहे हैं उस इंडिकेटर में तो पाकिस्तान स्कैंडिनेविया से बहुत बहुत बुरा है. You are going to be not only devastatedly disappointed, but you might just be adding fuel to the fire here, because आप लोग जितने भी, I mean, 2006 से पहले मैं भी, हम सब जब ओवरसीज
एक्यूमेन लेके पाकिस्तान आते हैं तो हमारी एक पेट्रियटिज्म, लव फॉर द दीन, पीपल, आवर रूट्स, our own identity calls for its own self, हमारी ज़बान, and there's so much attraction that brings us to Pakistan. But little do we know कि एक चीज होती है दीन, उसका अपना कल्चर, और एक होती है जगह, उसका अपना कल्चर. ये दोनों अलग अलग सफीयर्स हैं. पाकिस्तान का जो अपना कल्चर है वो तो इतना ज्यादा हॉस्टाइल टू इस्लाम है, इतना हॉस्टाइल टू इस्लाम है कि आपको बेहतर पता है, हम सबको, हम पाकिस्तानी, इंडियन और पाकिस्तानी दोनों की बात कर रहा हूँ. खैर इंडिया तो एक्सट्रीम केस हो गया, वो एक इस्लामिक नाम तो नहीं लगाता, नाम तो एटलीस्ट नाम लगाने के बाद हम 2 नंबरी करते हैं. सो ओवरसीज पाकिस्तानीज को तो देखा जाता है कि चलता फिरता डॉलर की तिजोरी आई है और इसको लूटने के लिए हर पाकिस्तानी कोशिश हो जाता है. एंड दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट एवरी ओवरसीज पाकिस्तानी गोज थ्रू. Everyone is measuring you up, and there's always going to be a vested interest of money whenever they're going to talk to you, and you're going to get extra service here in the first few months or a year, and then they'll be like, yeah, you know what, this is what we can get out of this. So it's like a black market of two cultures, Pakistan. So I always tell them कि भैया अगर तो फिर दीन के लिए आ रहे हो तो फिर सख्तियां जो है ना पहले से एक्सपेक्ट करो. पाकिस्तान में आना तो फिर असली टेस्ट है हिजरत का. आपको तो लग पता जाएगा हिजरत का असली मतलब क्या है. ये तो सहाबा को मदीना जाके वो मसले नहीं आए थे जो कि तुम्हें नॉर्वे से पाकिस्तान आके आएंगे. तो ये ना कहना कि वो पाकिस्तान 2 नंबर के लोग हैं, तो हिजरत अल्लाह के लिए किया तो पूरी तरह करो. आप क्या समझ रहे हैं? हिजरत इज अ पीस ऑफ केक. जो कलमा पढ़ता है सारे गुनाह माफ, जो हज करता है सारे गुनाह माफ पिछले, चाहे 90 साल में हज किया, और जो हिजरत करता है पिछले सारे गुनाह माफ, जितने मर्जी कत्ल किए हो पीछे. आप समझ रहे हैं छोटा मामला है, मसले तो आएंगे. सो दैट्स व्हेन पीपल काइंड ऑफ गेट स्केयर्ड because they're like what are you talking about. हम मतलब ऐसा भी क्या हो गया सर, आप पाकिस्तानी उसके बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं. like, मसले तो हर जगह ही आते हैं, मगर दीन के नाम पे आप ना इधर एक्सपेक्ट करें कि आपको मसले नहीं आएंगे. पाकिस्तान में दीन प्रैक्टिस करना और इंग्लैंड में दीन प्रैक्टिस करने पे वही 2 सफीर आते. कल्चरली पाकिस्तान में it's like apparently safe कि हाँ यार ठीक है, अजान होती है, मैं मस्जिद जाता हूँ, जो मर्जी कर लूँ. इंग्लैंड में अजान नहीं हो सकती, डेनमार्क में अजान नहीं हो सकती. मगर सच बोलेंगे, इंसाफ हो रहा होगा, केस करेंगे तो कोर्ट समझ लेगी. तो मैंने उस कल्चर का अचार डालना है जहाँ पे अजान की आवाज तो आती है मगर जज की आवाज नहीं आती. समझ रहे? सो मतलब देयर इज सच अ बिग प्रॉब्लम वेयर people get confused because of the branding that Pakistan gets to be, to do in the minds of overseas Pakistanis. So I think this is where the bigger problem is. People should know कि कुछ जगहों पे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो मत आए, और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान या फिर कहीं भी चले जाए फिर मसले एक्सपेक्ट करें. सो अंडरस्टैंड किन इंडिकेटर्स की बिना के ऊपर आपको स्टाइफलिंग हो रही है. अगर वो क्रिटिकल इंडिकेटर हैं जो कि आपको समझ आ गई है तो फिर आप बेशक अंधे कुएं में आए, आप तो अल्लाह के लिए आ रहे हैं. आपको फिर रोना पीटना कैसा, बाद में तो कोई कंप्लेन नहीं करेंगे आप. मगर अगर आप वो वाले इंडिकेटर्स के ऊपर आ रहे हैं कि जो आपके फैशनेबल इंडिकेटर्स हैं तो फिर पाकिस्तान ना आए, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको कच्चा खा जाएगा. पाकिस्तानी जो है ना वो एक बहुत बड़ा, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पाकिस्तान को अमेरिका से नहीं मसला, ना इंडिया से मसला है. पाकिस्तान को उस पाकिस्तानी सोच से मसला है जो कि लोकल की है. सबसे बड़ा कैंसर इस वक्त पाकिस्तानी की वो सोच कि बस जो मिले, जहां हमें मिले खा जाओ बस. तो जिसको जो नहीं खा रहा वो बेचारे को मिल नहीं रहा, तो इट्स अ प्रॉब्लम. तो ये मत सोचें कि इट्स अ पीस ऑफ केक. जो भी आएगा Yes. 2 जोन मैंने बनाई हुई है, लंबा लेक्चर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा. 2 जोन, इस जोन में लेफ्ट या ग्रीन जोन में मसला है तो मत आए प्लीज, वो नखरा ही है, वो पाकिस्तानी आपको मार देंगे. और अगर रेड जोन में मसला है तो फिर आप बेशक पाकिस्तानियों से पिटाई करवाएंगे, अमेरिका से पिटाई करवाएंगे. इससे बहुत बेहतर है पाकिस्तानियों से पिटाई करवा. थोड़ा सा रहम तो आ जाएगा, अल्लाह रसूल की बात पे रो तो पड़ते हैं. ठीक है, तो इसका समझने वाले आई होप समझ गए होंगे कि मैं दोनों इंडिकेटर को लक्ष्य किया. Okay. सेट ऑफ इंडिकेटर. Yeah, I have a question. आपने जो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त का बताया है और इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम का बताया है कि there was an invasion or an infestation of other beings, from somewhere else.
I wanted to ask you that these other beings, was I only know 3 creations like angels, the jinn, and humans. These other beings that were overcoming the human race, what category would you put them in? Any one of these categories or another creation of Allah? Is it? یا کریشن تو بہت ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. Okay. اللہ تعالیٰ نے جمع کا سیغے میں بتایا ہے کہ کتنی مخلوقات اللہ نے بنائی, اور انسانوں کو بھی کلیئرلی بتایا کہ اپنے آپ کو کوئی زیادہ بڑی چیز نہ سمجھ لینا, ان سے بہتر بھی مخلوقات بنائی ہیں میں نے. ٹھیک ہے, تو جنوں اور فرشتوں کی تو لڑائی انسانوں سے پہلے بھی چل رہی تھی, اور پھر بن کا کانسیپٹ بھی ہے جو کہ چوتھی مخلوق ہے. مگر آئی بلیو دیٹ دیر سو مینی, اور میں ایز اے مسلم بائبل پہ وہ والا بلیف تو نہیں رکھتا جو بائبل میں ایز لکھ دیا بک آف ایناک کے اندر یا بک آف جائنٹس کے اندر. یہ والی بائبل میں نہیں ہے, وہ ایتھیوپین بائبل میں, سو وچ آئی تھنک از دا موسٹ کریڈیبل. جو اکیڈیمک ریویو ہے نا, وہ ایتھیوپین بائبل کا زیادہ اسٹرانگ ہے. اب وہ وائرل نہیں ہوئی کیونکہ وہ حبشیوں کے پاس تھی, یہ وائرل ہو گئی, یہ پوپ کے پاس تھی, اس لیے پھر ایسا ہی ہوگا, یا انگلینڈ کے پاس تھی کنگ جیمس, تو یہ تو وائرل نہیں ہونی تھی, پاور نہیں تھی ایتھیوپیا کے پاس. بہرحال, so the concept of other beings coming to the planet and doing whatever they were doing, یہ تو biblical ہے. قرآن پاک میں ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ بتا دی, کیونکہ قرآن پاک بائبل کو جہاں ریفیوٹ کرتا ہے تو کھلے عام ریفیوٹ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کا بیٹا ہونے کے پیچھے اللہ نے صورتیں اتار دی. جو حضرت نوح کے بارے میں بائبل کے کانسیپٹ تھے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ریفیوٹ نہیں کیا, اف اینی تھنگ زیادہ تر چیز کو کنفرم کیا. مگر اللہ تعالیٰ نے برملا ریفیوٹ کیا جہاں پہ بائبل نے کسی اور رائٹر نے بائبل کے اندر اپنی قلم کاری کرتے ہوئے 2 نمبری کی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کانسیپٹ کو ریفیوٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں قرآن پاک میں بتائی ہیں وہ کافی, جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا واپس آنا قرآن میں نہیں ہے, مگر بائبل میں پہلے سے ہی تھا. کوئی ایسا کرسچن زندہ نہیں تھا جو کہ یہ نہیں مانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بائبل کی اس بات کو ریفیوٹ نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف نشانیوں میں بتا دیا کہ اس کو وما قتلوا وما صلبوا, نہ اس کو صلیب پہ چڑھایا نہ اس کو قتل کیا. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ اوپر جب اللہ تعالیٰ نے حدیث کے تھرو حدیثہ کو اوپر اٹھایا تو وہی بات تھی. وہ حضرت الیاس کو بھی اوپر اٹھاتے ہیں, حضرت ادریس کو بھی اوپر اٹھاتے ہیں. میں نے ادریس کو بولتے ہیں عیسیٰ کو اٹھایا پچھلی بات میں جو. ٹھیک ہے, پر رفعنا مکانا علیا, حضرت ادریس کے لیے سورہ مریم میں آیا. ٹھیک ہے, وما قتل وما صلبوا تو حضرت عیسیٰ کے لیے. ٹھیک ہے, اور وہی والا لفظ ہے ورفعنا, وہ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ورفعنا کا لفظ ہی اوپر اٹھا لیا. تو اب وہ جو بھائی جس کے ذہن میں وہ کیڑا آ رہا ہے کہ مجھے یہ توفی کا لفظ بھی اللہ نے بولا ہوا ہے, تو یہ توفی کا لفظ اور بھی آیتوں میں بولا ہوا ہے جہاں پہ موت نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عیسیٰ کو قتل کیا تھا, بہرحال میں آپ کو اس طرف ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. قرآن پاک نے عیسیٰ کو قتل نہیں ہونے دیا قرآن پاک میں, کیونکہ انہوں نے بھی نہیں قتل ہونے دیا تھا, اور قرآن پاک نے اوپر اٹھانے کی بات بھی کر دی, انہوں نے تو کھلے عام کی ہوئی تھی. تو اللہ قرآن پاک جب بھی کوئی انجیل کی وہ والی باتیں جو کہ سب کو ایز از یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ پتا تھی, قرآن پاک نے اس کو یا تو ریفیوٹ کیا یا پھر اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ تو چلتا ہوا یار ہے, تمہیں پہلے سے ہی پتا ہے. نوح کا سیلاب تمہیں پہلے سے ہی پتا ہے. اب سوائے غامدی صاحب کے دنیا میں کوئی ایسا اسکالر نہیں ہے جو کہتا ہو کہ حضرت نوح کا سیلاب سے ان کے محلے میں آیا تھا 4 گلیاں گیلی ہوئی تھی بس. ٹھیک ہے, یہ تمام دنیا کو پتا ہے, سائنس کو بھی پتا ہے کہ ہاں فلڈ تو گرینڈ فلڈ کے پورے معاملات جو ہے نا وہ اب پتہ چل چکے ہیں. اور سائنس کو پتہ چلے نہ چلے, اللہ تعالیٰ نے اور حدیث نے بتا دیا اور بائبل نے اس کی تصدیق کر دی, تو ٹھیک ہے, قرآن پاک نے اور حدیث نے بائبل کی والی باتوں کی تصدیق کر دی تو میرے لیے کافی ہے. اب رہی بات, قرآن پاک نے ایسی کیا بات کی ہے کہ جو نوح کے معاملے میں بہت بڑا سوال سوچنے والے کے لیے بہت بڑا معمہ کھول دیتی, حل کر دیتی, اور وہ یہ کہ نوح 950 سال تک تبلیغ کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ آیت سنا رہا ہوں آپ کو. نوح نے 950 سال 950 سال تبلیغ کی. عمر کتنی تھی؟ اس سے زیادہ ہی تھی, زیادہ پہلے دن پیدا ہوتے ہی تو نہیں تبلیغ کی. تو نبوت تو 40 سال میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیا پتہ ان کو چلے پہلے دیتی ہو, مگر چلے 30-40 سال ایڈ کر دیں. اور لگتا ایسے ہے کہ 950 سال تبلیغ کی کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, لگتا ہے ایسے, کیونکہ یہ ایک بیسک ویسے دیدات نے اتنے سال تبلیغ کی, احمد دیدات
اور ہم ان کے وہ والے ایئر کاؤنٹ کرتے ہیں جس میں وہ بس فوت ہو گئے. سو انڈرسٹینڈ 950 سال تبلیغ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ حضرت نوح کی صرف فرسٹ جنریشن زندہ ہے, فرسٹ جنریشن صاف سمجھ بتایا اللہ نے, ٹھیک ہے. 30-40 گن کے بندے آئے, بیوی تک نہیں آئی, بیٹا ان کا چونکہ چوتھا بیٹا حام سام اور جافس کشتی میں آ گئے, چوتھا بیٹا نہیں آیا. کہیں پہ بھی نہیں لکھا یہ پڑ پوتا ہے, سکڑ پوتا ہے, 34 جنریشن کا پوتا ہے, ٹھیک ہے, صاف بتایا بیٹا ہے اور بیوی ہے. اگر کوئی کہے نا بیٹے کو تو پڑ پوتے کو بھی بیٹا ہی کہا گیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا انی بن عبد المطلب, کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے. تو مگر بیوی نہیں اس طرح کہی جاتی, بیوی کا ڈائریکٹ ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں کہ 950 سال میں ایک ہی بچہ پیدا, ایک ہی جنریشن کے بچے پیدا کیے ابو نے, ان کی کوئی شادی کر دیتے کیا 923 سال کی جب تھے تب شادی ہوئی تھی نوح کی. مطلب سوچیں تو صحیح کہ it's such a big question to solve and right now اس کوشچن کو کوئی آنسر نہیں کرتا, سب ایویڈ کر کے نکل جاتے ہیں میری بات کہ تم کون ہوتے ہو نوح کے بارے میں ایسی بات کرنے والے. میں نے کب کہا کہ میں نے کیا ہے؟ بائبل نے کی ہوئی تھی, قرآن نے ریجیکٹ کیا نہیں کی, چلیں آپ نہ مانیں, مگر حضرت نوح کے صرف ایک جنریشن کیوں پیدا کر رہے ہیں 950 سال میں؟ There has to be a lot more. I've done the calculation 30 year کے اوپر رکھی میں نے, 34 جنریشن ہونی چاہیے ان کی, 34 جنریشن ہوں تب کہیں جا کے سیلاب آتا ہے, صرف پہلی جنریشن 950 سال میں. تو پھر یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں اس پر عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. اور کس نے منع کیا عمریں لمبی ہونے کو؟ ماں بھی مانتا ہوں عمریں لمبی, تو کیا شادیاں نہیں ہوتی تھیں عمریں لمبی ہوتی تھی؟ تو مطلب کیا کرتے تھے وہ 900 سال ویٹ کرتے تھے کہ بچہ آپ جوان ہو گیا پھر شادی کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا. یہ تو جتنی مرضی عمروں کی باتیں کریں, یہ والا معمہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس چیز کو ان دا بگر پکچر رکھیں. اور قرآن پاک نے جانوروں والی آیت بھی بتا دی کہ میل اور فیمیل اکٹھے کرو, یہ نہیں بتایا سارے, یہ بھی نہیں بتایا کہ نہیں تھوڑے سے, میل اور فیمیل اکٹھے کرو, قرآن پاک کی آیت ہے. سو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت نوح 950 سال, جیسے حضرت عیسیٰ اس وقت کتنے سال کے ہم سب کو پتا ہے. عیسیٰ اس وقت 2063 سال کے 65 سال کے ہو گئے, 40 سال میں نبوت ملی, 3 سال تبلیغ کی اٹھا لیے گئے, اور 2021 چل رہی ہے, 2021 plus 3 years plus 40 years of his post the age, so 43 plus 20 21. اب حضرت عیسیٰ اگر 2060 سال کے ہو سکتے ہیں تو بالکل حضرت نوح بھی 950 سال تبلیغ کرتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ نے کہاں پہ اس وقت ہمیں پتا ہے, چھٹے آسمان پہ, ٹھیک ہے, 5ویں آسمان پہ, 5ویں چھٹے, معراج کی حدیث میں پتا ہے ہمیں. تو حضرت ادریس کہاں ہے؟ حضرت ادریس چوتھے آسمان پہ. کیا ادریس فوت ہو گئے ہیں؟ یا ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک حدیث ہمیں مل گئی ہے کہ حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پہ حضرت اسرائیل نے روح قبض کر لی. عیسائی مانتے ہیں, ہاں وہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں. تو کیا میں بائبل کو ریفر کر رہا ہوں؟ بالکل بھی نہیں, میں بائبل کو ریفر نہیں کر رہا ہوں. یہ حدیث سے پتا ہے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں اور وہ فوت ہو, ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ, تو عیسیٰ اگر 2060 سال کے زندہ ہیں تو حضرت نوح کیوں نہیں 950 سال ادھر ادھر ٹریول کر سکتے, اور جہاں جہاں پہ مخلوقات آ رہی ہیں وہاں پہ کر سکتے. وہ بھی الگ الگ آسمانوں میں, ذوالقرنین جا سکتا ہے مگر نوح نہیں جا سکتے. اس کے پیچھے کوئی نہ کا جواز نہیں ہے. burden of these lies on the person who is trying to reject this thing. So this is a longer answer. I gave you a very short version of such a big, اتنا پھیلا ہوا کانسیپٹ آپ نے پوچھ لیا ہے. جس کو سمجھ آئی ہوئی ہے ان باتوں کی, اس نے ویڈیوز دیکھی ہیں میری, وہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ سوالوں کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں. ان اعتراضات کا جواب میں نے 7 منٹ میں دیا, کوشش کی ہے. تھینک یو جی سر. جیسے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ابھی ہم تھوڑے سے, کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ بڑی کتاب ہے آپ سے بہت سے کویشچن پتا کرنے کے لیے, تو میں سب کے سوال تو نہیں پوچھ سکتی, بہت سوال ہیں, تو اس میں سے کچھ رینڈم میں نے جی سوال چوز کیے ہیں. یہاں پہ جی غلام رسول ہیں فوٹوگرافی, ان کی آئی ڈی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کچھ ایسی ٹپ یا کچھ ایسی چیز بتائیں کہ جو لوگ ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ابلیس سے, شیطان سے بچا سکیں. کچھ ایسی چیز, کوئی ایسی ٹپ, کوئی ایسی ٹیکنیک. اللہ آتی اللہ واتی رسول, ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو, شیطان سے بچانا ہے تو پھر فلسفہ اللہ اور قانون, اللہ اور رسول کا قانون گھر پہ جو لگائیں گے نا, گھر پہ جو قانون لگائیں گے, کیونکہ آپ امریکہ کا یا انگلینڈ کا قانون نہیں بدل سکیں گے. گھر کا قانون اللہ اور اس کے رسول کی بنا پہ ہوتی ہے. تو بچے کا جو بیسک ماحول اور کلچر ہے نا, وہ پریفرنس لے گا باہر اس نے کیا کرتوت کرنا. سو گھر کے اندر وہ انٹر ہو تو ایسے لگے مسجد میں انٹر ہو. ویسٹ میں ایٹ لیسٹ یہ پیرامیٹر رکھنا ضروری ہے. اب تو یہ دیکھیں آپ نے آج ایل بی ڈی ڈسکس کر دی. 3rd گریڈ کے اسٹوڈنٹ کو
मैन टू मैन एलजीबीटी सेक्स की क्लासेस मिल रही हो, तो उस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि गलत है? घर से पता चलेगा ना गलत। तो जब ये एक सेक्स एजुकेशन की बात आती है तब हम बहुत सेंसिटिव होकर सारा कुछ करते हैं। तो पैसों के मामला के ऊपर सेंसिटिव होकर बच्चों को पालें, ठीक है। और लड़की के जेन्युइन कॉन्सेप्ट के ऊपर लड़कों को और लड़के के कॉन्सेप्ट पे लड़की को सेंसिटिव होकर पालें कि भाई गुनाह वाले उसी तरीके से हराम है जिस तरीके से एलजीबीटी हराम है। जी जी सो पैसे का मामला या रिश्वत लेने का मामला या दोनों बिल करने का मामला उससे ज्यादा बड़ा हराम है जितना कि एलजीबीटी हराम है, ठीक है। सो या तागूत का मामला, एलजीबीटी तो कोई चक्कर ही नहीं है, छोटा सा गुनाह है कंपेयर टू तागूत। तो वो उसके ऊपर हम ओके हैं, मगर यहाँ पे अकली नहीं एलजीबीटी आ गया, तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ आवर फिलॉसफी। जी जी तो घर पे नेक्स्ट अगर पुलिस के खिलाफ हथियार हैं तो बाहर हथियार इस्तेमाल करेगा इंसान। और हथियार माँ और बाप के पास होते हैं, वो बच्चों को देते हैं, कोई अंकल नहीं देगा। इट्स वेरी टफ थिंग टू डू, जैसे इस कल्चर में रह के और अपनी आइडेंटिटी भी रखना और साथ में सोसाइटी के साथ भी मूव होना और सब कुछ इस मुश्किल चीज है, लेकिन फिर करना पड़ता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास है अली राव का। तो वो कहते हैं कि आपका होम स्कूलिंग के बारे में क्या ख्याल है कि उसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर पेरेंट्स होम स्कूलिंग करवाएं अपने बच्चों को और मेन स्ट्रीम की बजाय। सब्जेक्ट ही हो रहा है, कोर्स दिस इज वन ऑफ माय कैटेगरीज ऑफ रिसर्च। मेरी तो प्रेफरेंस होम स्कूलिंग ही है, मगर अगर आप होम स्कूलिंग कराने के कॉम्पिटेंस की तैयारी कर ली भी आपने, एक्चुअली मैं तो इतना भी मानता हूँ कि 60% अगर कॉम्पिटेंट भी है ना होम स्कूलिंग में तो आप करवा लें, कोई बात नहीं, क्योंकि जितना डैमेज स्कूल कर देगा ना जी जी ये सिस्टम, वो 100% डैमेज करेगा, आप 40% डैमेज करेंगे। सो आई वुड रादर डू होम स्कूल योर चिल्ड्रन, ऐसे बेस्ट नहीं डेड ऑन सेंटर इस्लामाबाद भी। एक क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स के लिए कोई ऐसी चीज जो कि ऑब्वियसली हम माँ बाप तो बन जाते हैं, लेकिन हम लोग खुद भी ग्रो हो रहे हैं एक लिहाज से, हम भी कंफ्यूज होते हैं, हमारे लिए भी चीजें न्यू है। तो एज अ पेरेंट हमें अगर सपोर्ट की जरूरत है या इसका आपका कोई ऐसी चीज जो आप करेंगे इस प्लेटफॉर्म के लिए, पेरेंट्स के लिए खास तौर पे, तो इज देयर एनी प्लान्स? ये सवाल आपने मेरे लिए पूछा है कि मैं क्या कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ? हाँ जी, कोई आपका कोई प्लान है इसके, क्या पेरेंट्स के लिए जैसे यूथ की अगर हमने आगे लेके जाना है, उसकी हमने तरबियत करनी है, तो पेरेंट्स को भी तो साथ में ग्रो होना, मूव होना सोसाइटी के साथ, नए इल्म के साथ जरूरी है। तो जैसे कि टीचर्स पेरेंटिंग अब के निकल आ अलावा रहे हैं। देखें, होम स्कूलिंग और चाइल्ड एजुकेशन एक मेरा शोबा है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा वर्क करता हूँ, और पेरेंटिंग मेरा 90% ऑफ माय फोकस है। जी तो आपने जब आपको चाहिए हो, मेरी इंशाल्लाह ऐप बड़ी जल्दी ही इंशाल्लाह रिलीज होने वाली है, बहुत जल्दी, बहुत काम हो रहा है उसके ऊपर। 30 डिफरेंट एपिसोड स्टेज वाइज लाइफ साइकिल के ऊपर, इन्फेंट से लेके पोस्ट टीनेजर तक का, अच्छा चाइल्ड साइकोलॉजी अलग, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स अलग, और जो क्लाइमेट कंट्रोल है ना दुनिया का, वर्ल्ड की कैसे करना, ये सब के सब टेक्निक इसमें मैंने एक्सपर्ट को बुला बुला के बताई है, अपना तमाम कर जितना कुछ सीखा सिखाया था सब उसमें डाल दिया है। 15 आवर्स का पूरा 15 आवर्स का कोर्स है, और इंशाल्लाह 30 आवर्स तक जाएगा वो, करते रहेंगे हम ऐप को, ठीक है। और मैं I'm pretty expensive when it comes down to training and coaching, but वो ऐप इतनी नॉर्मल प्राइस पे कर रहा हूँ कि कोई भी दुनिया का इंसान वो ऐप अफोर्ड कर सके, बस $10-12 हो या $1, $10-100, आई डोंट, इतना मैंने फोकस किया है ना कि जितना जितना इसको मिनिमलिस्टिक लेवल के ऊपर इसके कमर्शियल बनाए जाएं, ताकि कि हर माँ के पास वो एक्सेस हो कि मैं सीखूं कि इस स्टेज मेरा बच्चा है तो मैं इस वक्त क्या क्रिटिकल गलती कर सकती हूँ वो ना करूं, और क्या काम की 3-4 चीजें जो मस्ट मुझे करनी है वो मैं जरूर इंस्टॉल करूं अपने बच्चे की परवरिश में। वो मैंने इंशाल्लाह बना दी है, अभी उसकी डेवलपमेंट फेज, मतलब 5 फेजेस का प्रोजेक्ट था, 3rd फेज खत्म होने वाली है, तो इंशाल्लाह होपफुली अक्टूबर में वो इंशाल्लाह इन द मार्केट होगी इंशाल्लाह, एट द प्राइस दैट एनीवन कैन अफोर्ड इट इंशाल्लाह, मेरी कोशिश ये है। और अगर कोई प्राइसिंग में किसी को वो हुआ भी तो रन प्रोग्राम्स थ्रू विच एनीवन कैन अफोर्ड कि आप $5 या $10, मुझे भी प्राइस नहीं पता चलती, अभी तक मेरी कमर्शियल टीम बता रही है कि सर इससे कम जो है ना वो फिर रीच नहीं बढ़ेगी, वो भी देखता हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव थिंग, इट्स गोइंग टू बी एन एवरी पर्सनस यूटिलिटी इंशाल्लाह, एवरी पर्सन, चाहे जो जैसा हम जहाँ मर्जी पे हो। थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश है कि $10-12 में मिल जाए करे हर एक।
تھینک یو سو مچ. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کو میں کامیاب کرے, تو یہ ایک بہت بڑا انشاءاللہ. گفٹ ہوگا ہم سب کے لیے ایز اے پیرنٹس. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمت دے جس طریقے سے آپ ہمارے یوتھ کے لیے, ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. آمین آمین آمین, بہت سی جزاک اللہ باتیں خیر. ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں پہ آپ سے اجازت لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان کے اس وقت پہ آپ ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور ہماری یوتھ کے آڈینس کے لیے آپ نے ہمیں گائیڈنس دی. ویسے بھی ہمیں بہت گائیڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ایسے ہی دیکھتے رہیں گے, ایسے ہی کام کرتے رہیں گے. آمین آپ کا بہت شکریہ. آمین. تو بہت آپ شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می. جانے سے پہلے اگر آپ کوئی میسج اپنے سننے والوں کو دینا چاہتے ہیں تو آپ موسٹ ویلکم. I don't want to take more time. Obviously, there's a constraint here. Just جاتے وقت میں اتنی سی بات بتا دوں کہ you know, I always say to every mother especially that if you raise your standard of thinking, and if you cannot raise your standards, please do not raise your children. You're not qualified. کیونکہ پھر انسان اپنے سے بدتر بچوں کو پرورش کرتا ہے کہ اس کے اسٹینڈرڈ آف تھاٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جس نے میری نہج کے اوپر ایک لڑکے یا دو لڑکیوں کو بالغ کر دیا تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو ہوئی. سو اٹس اے بگ میٹر کہ ہم ایز پیرنٹس, ہمیں اگلے 50 سال کا نقشہ نظر نہیں آ رہا تو خدا کا واسطہ شادی مت کریں. 50 سال کے اندر آپ کا بچہ 50 سال کا 45 سال کا ہو جائے گا, 40 سال کا ہو جائے گا, جتنے بھی 3-4 بچے ہوں, انہوں نے جو مسئلے دیکھنے ہیں نا, اگر وہ مسئلے آپ نے دیکھنے کے قابل نہیں ہوئے, آپ کی شادی کی عمر نہیں ہوئی. گول روٹی بنانے کا مطلب شادی کی عمر نہیں ہے. لاکھ روپے مہینہ تنخواہ کا مطلب شادی کی عمر نہیں ہے. اگر آپ 50 سال آگے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہونے والے بچوں کو یہ مسائل پیدا ہوں گے اور اس سے زیادہ ہی ہوں گے, ہمیں تو کم ہی نظر آتا ہے, ہم تو خالی کیلکولیشن کرتے ہیں, کیا ان کی تیاری کرانے کے قابل ہوں میں, یا وہ لڑکی جو میں ڈھونڈ رہا ہوں کیا اس طریقے سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ پیاری ہے, پتلی ناک ہے, پتلی کمر ہے, یا پھر ان 50 سالوں کو ڈیل کرنے کے لیے طاقت ہے اس عورت میں, اپنے بچوں کو پالے گی, اتنی کمٹمنٹ شو کرے, ڈسپلن ہے, تب آپ شادی کی عمر ہوئی ہے. ورنہ آپ لڑکی ہونے کے لیے بھی یا لڑکا ہونے یہ کوالیفائر نہیں ہے کہ وہ بایولوجی ٹھیک ہو گیا تو شادی کر دو. اسی لیے مسلمانوں کی یہ تباہی ہوئی ہے, بیکاز بایولوجیکل مسلم ہے خالی, دے ناٹ سائیکولوجیکل, دے ناٹ فلسافیکل مسلمس. سو بی ویری کیئرفل. آپ کے بچوں نے آپ کو یا تو بہت بہت دعائیں دینی ہیں, یا پھر دل سے دعا دے دینی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ یہ پانی پہلے کیوں نہیں روکا گیا جو ہم تک آیا. ہمارا کام ہے اس سیلاب کو روکنا جو ہمارے بچوں تک نہ پہنچے. اللہ تھینک یو تعالیٰ سو ہم مچ سب سر. کو آسانی دے. بہت اچھی آپ نے میسج دیا. تھینک یو سو مچ مسز راؤ, اینڈ تھینک یو سو مچ امنیا کریم آپ کا. آپ لوگ شو میں آج آپ نے حصہ لیا اور اس شو کو اتنا اچھا اور اتنا کامیاب کیا. بہت سے سوال ہیں جو انشاءاللہ کسی دن آپ کو پھر اپنے شو میں مدعو کریں گے اور اس کے بارے میں ضرور آپ سے ڈسکس انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. اسی کے انشاءاللہ, ساتھ تھینک یو. ہمیں دیجیے اجازت. جاتی دفعہ میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, آسانیاں بانٹیں, کیونکہ آسانیاں بانٹنے سے آسانیاں ملتی ہیں. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. رب رکھا.